चलिए वैल्यूएशन प्रोविजंस को कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 15 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 15 के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया। सेक्शन 15 तभी एप्लीकेबल होगा जब सप्लायर जो है गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है बायर को या फिर रेसिपिएंट को, और जो बायर रेसिपिएंट है और जो सप्लायर है वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। साथ ही जो प्राइस है वो जो है सोल कंसिडरेशन है। दैट मींस जो 100% पेमेंट की गई है वो मॉनेटरी टर्म्स में पे की गई है, कैश और बैंक के जरिए पेमेंट की जा रही है। तो ऐसे में जो है वहां पर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाती है। लेकिन अगर कोई भी एक कंडीशन, दैट इज बायर और सप्लायर अगर रिलेटेड पर्सन है या फिर रिलेटेड पर्सन नहीं है, लेकिन जो कंसिडरेशन है वो 100% मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है या फिर पार्टली मॉनेटरी टर्म्स में है, पार्टली नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है, तो इन दैट सिचुएशन सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं की जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा, रूल्स की हेल्प लेनी होगी और रूल्स के जरिए हमें जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी होगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं रूल 27, रूल 28, रूल 29, तो ये बेसिकली 3 स्पेसिफिक रूल्स दिए गए हैं वैल्यूएशन के अंदर। और उसके अलावा रूल 30 एंड रूल 31 ये जो है रेजिडुअरी रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपकी वैल्यूएशन रूल नंबर 27, रूल नंबर 28, रूल नंबर 29 के अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, तो इन दैट सिचुएशन आप रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था सेक्शन 15 दो केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पर सप्लायर और बायर क्या है, रिलेटेड पर्सन, और या फिर कंसीडरेशन जो है वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है, तो इन दैट सिचुएशन सेक्शन 15 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए जो कंसीडरेशन है वो नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन है, दैट मींस जो है 100% कंसीडरेशन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, पार्टली मॉनेटरी है, पार्टली नॉन मॉनेटरी है, या फिर 100% नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन है, उस केस में रूल 27 के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी होगी। और अगर सप्लायर और बायर क्या है, रिलेटेड पर्सन है, तो हमें रूल 28 के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी होगी। और उसके बाद अगर मान लीजिए जो सप्लाई है वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में है, तो ऐसे में रूल 29 जो है वो एप्लीकेबल होगा। रूल नंबर 29 के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी होगी। जो एजेंट है, सोल सेलिंग एजेंट, उसको रिलेटेड पर्सन के दायरे में रखा गया है, लेकिन अगर कोई सोल सेलिंग एजेंट भी है तो आप रूल 29 के अकॉर्डिंग ही वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए रूल 27, रूल 28, रूल 29 तीनों के ही अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होती है, तो रूल 30 जो है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, जो कि बात करता है 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे में जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज की जो आपकी कॉस्ट होगी उसका 110%, 10% का जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन लोड किया जाता है, लोडिंग की जाती है, और 110% आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्ज किया जाएगा। और अगर मान लीजिए रूल 30 के अकॉर्डिंग भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पाती है, तो ऐसे में रूल 31 के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी, जो बेसिकली रीजनेबल वैल्यू की बात करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 27 की, जो बात करता है वेयर द कंसीडरेशन इज नॉट इन 100% मॉनेटरी कंसीडरेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसीडरेशन इज नॉट wholly in money,
दैट मीन्स आइदर 100% नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन या फिर पार्टली मॉनेटरी कंसिडरेशन, पार्टली नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो एग्जाम्पल हम यहां पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी को वो एक लैपटॉप सप्लाई करते हैं, लैपटॉप सप्लाई करते हैं, और मिस्टर बी क्या करते हैं, इस लैपटॉप के बदले में 70,000 रुपीज जो है वो कैश पेमेंट करते हैं, और एक ओल्ड लैपटॉप, जो पुराना लैपटॉप है, वो मिस्टर ए को देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा, एक्सचेंज ऑफर्स होते हैं जहां पर आपकी ओल्ड गुड्स को जो है वो न्यू गुड्स के साथ रिप्लेस किया जाता है, और कुछ कंसिडरेशन आप मॉनेटरी टर्म्स में पे करते हैं। तो 70,000 रुपीज यहाँ पर कैश पेमेंट की गई है, और साथ ही एक ओल्ड लैपटॉप, पुराना लैपटॉप जो है वो सप्लायर को दिया गया है। तो अब बात आई कि इस न्यू लैपटॉप की वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, और मिस्टर ए उस पर जीएसटी किस तरह चार्ज करेंगे। तो यहां पर 100% कंसीडरेशन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, तो ऐसे में रूल 27 यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर सबसे पहले कहा गया कि अगर मिस्टर ए इस न्यू लैपटॉप को अगर किसी दूसरे कस्टमर को सेल करते, लेट्स से मिस्टर सी को सेल करते, तो कितने रुपए में सेल करते, वो जो प्राइस होगा वो आपका इस न्यू लैपटॉप का प्राइस माना जाएगा। तो मान लीजिए ये जो न्यू लैपटॉप है मिस्टर सी को अगर सेल किया जाता, ये सेल किया जाता ₹80,000 में, तो ऐसे में न्यू लैपटॉप की कीमत भी 80,000 रुपीज मानी जाएगी, और उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इसको बोला जाता है ओपन मार्केट वैल्यू। तो रूल 27 में सबसे पहले बताया गया कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, तो ऐसे में आप ओपन मार्केट वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे और अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्ज करेंगे। और ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब है कि अगर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप उस सेम गुड्स को अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सेल करते, तो कितनी अमाउंट आप उस दूसरे व्यक्ति से चार्ज करते, वो आपकी जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर मान लीजिए ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेट्स से एक और एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस करते हैं। मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेट्स से एक प्लांट एंड मशीनरी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ मिस्टर बी। जो ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये स्पेसिफिकेशन ऑफ मिस्टर बी के अकॉर्डिंग जो है, मिस्टर बी जो स्पेसिफिकेशन देंगे, जो डिजाइन देंगे, जो रिक्वायरमेंट मिस्टर बी की होगी, उसके अकॉर्डिंग मिस्टर ए क्या करेंगे, इस न्यू प्लांट एंड मशीनरी को डेवलप करेंगे, और ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसको सेल करेंगे। और मिस्टर बी जो है वो इस न्यू प्लांट एंड मशीनरी के बदले में लेट से ₹1 लाख जो है मॉनेटरी कंसिडरेशन पे करेंगे, और जो इनकी ओल्ड मशीन है वो जो है ओल्ड मशीन मिस्टर ए को वो हैंड ओवर करेंगे। तो अगेन यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो पार्टली मॉनेटरी टर्म्स में है, पार्टली नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है। और जैसा कि हमने बताया कि प्लांट एंड मशीनरी जो है अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशन ऑफ मिस्टर बी जो है डिजाइन की गई है, डेवलप की गई है। तो ऐसे में मिस्टर ए जो है जनरली इसकी ओपन मार्केट वैल्यू जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है किसी भी कस्टमर को सेल नहीं की जा सकती। ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये कस्टमाइज्ड गुड्स है जिनको बायर की, रेसिपिएंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है, और इस सिचुएशन में ओपन मार्केट वैल्यू जनरली अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में जितनी अमाउंट आपने मॉनेटरी टर्म्स में रिसीव की है वो आपकी जो है इंक्लूड होगी। साथ ही जो अमाउंट है इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी, if such amount is known at the time of supply। तो इस केस में बेसिकली जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी वो होगी जो मॉनेटरी कंसिडरेशन आपने रिसीव किया है, दैट इज 1 लाख रुपीज, प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन।
पहले ऑप्शन में हम जो है ओपन मार्केट वैल्यू के अंदर न्यू प्लांट एंड मशीनरी की जो है वो वैल्यू कंपेयर करते हैं कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को सेल करते तो आपको कितनी अमाउंट रिसीव होती। लेकिन जैसे कि ये एक कस्टमाइज्ड प्लांट एंड मशीनरी है, ये किसी और व्यक्ति को सेल नहीं हो पाती है, तो ऐसे में वो वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो ओल्ड मशीन आपने रिसीव की है अलोंग विद द मॉनेटरी कंसीडरेशन, उस ओल्ड मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू जो है वो हम कंपेयर करेंगे और उस मॉनेटरी वैल्यू को, उस फेयर मार्केट वैल्यू को जो है हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाएंगे। तो लेट्स से ओल्ड मशीनरी की वैल्यू है 20,000 रुपीज, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी 1,20,000 रुपए। तो जहां पर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, वहां पर आप क्या करेंगे, मॉनेटरी कंसीडरेशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। तो इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल अंडर क्लोज ए, be the sum total of consideration in money and any such further amount equivalent to the consideration not in money if such amount is known at the time of supply। तो जनरली टाइम ऑफ सप्लाई के समय जो है आपको पता होता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है, वो किस वैल्यू के अकॉर्डिंग किया है, और वो वैल्यू अगर आपको पता है तो ऐसे में आप वो है उस वैल्यू को ही जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाएंगे और अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्ज करेंगे। और अगर मान लीजिए किसी वजह से ओपन मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, साथ में आप नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन की फेयर मार्केट वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू भी पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऐसे में कहा गया कि द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो सेम तरह की और कोई वस्तु, उसी तरह की क्वालिटी की कोई वस्तु, उसकी अगर वैल्यू अवेलेबल है तो वो वैल्यू भी आप जो है ले सकते हैं एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अगर ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग भी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, बी के अकॉर्डिंग भी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, तो सी के अंडर कहा गया है कि उसी तरह की सिमिलर और कोई गुड्स की जो है वैल्यू आप पता लगा सकते हैं और उस वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप जो लैपटॉप सेल कर रहे हैं, मान लीजिए उसकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, साथ ही जो ओल्ड लैपटॉप है उसकी जो है मार्केट वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू भी आप पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उसी तरह का और कोई दूसरा लैपटॉप जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, वो वैल्यू जो है आप अपने लैपटॉप की वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकते हैं। डी पार्ट में कहा गया कि अगर आप तीनों ही ऑप्शंस के तहत वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में रूल 30 और रूल 31 के अकॉर्डिंग आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रूल 30 में बताया गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या जो आपकी कॉस्टिंग है उसका 110%, और रूल 31 में बताया गया है कि जो रीजनेबल प्राइस है वो आप ले सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर जो है डिपेंड करेगा फैक्ट्स टू फैक्ट्स केसेस पर रूल 31 आप कैसे अप्लाई करते हैं। रूल 30 में कहा गया है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ बेस्ड ऑन द कॉस्ट। तो यहाँ पर वेयर द वैल्यू ऑफ ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज नॉट डिटरमाइनेबल बाय एनी ऑफ द preceding rules of this chapter, that is 27, 28, रूल 29। इन तीनों ही रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू नहीं पता चल पा रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, द वैल्यू शैल बी 110% of the cost of production or cost of acquisition or cost of provision of such services। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ऐसे में 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस अमाउंट पर आपने उसको बाय किया है, एंड अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है तो ऐसे में 110% ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज। तो ये जो है इस रूल 30 के अकॉर्डिंग जो है आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी होगी। अब अगर मान लीजिए रूल 30 के अकॉर्डिंग भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पाती है, तो ऐसे में रूल 31 है रेजिडुअल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ cannot be determined under rules 27 to 30, the same shall be determined using reasonable means
consistent with the principles and the general provisions of section 15 and the provision of this chapter. तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, रीजनेबल जो प्राइस है वो डिटरमाइन करना होगा बेस्ड अपॉन द सिचुएशन, बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स जो है अब, और साथ ही सेक्शन 15 को फॉलो करते हुए, provided that in the case of supply of services the supplier may opt for this rule ignoring rule 30. तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में एक स्पेशल यहाँ पर बात कही गई है कि आप रूल 30 में जाने की बजाय सीधा रूल 31 में आ सकते हैं। तो इसका मतलब जनरली हम क्या करते हैं, पहले रूल 27, रूल 28, रूल 29 इन तीनों रूल्स को चेक करते हैं। अगर इनके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चल जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इन तीनों ही रूल्स के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं पता चलती है तो हम जाते हैं रूल 30 में, और अगर रूल 30 में भी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं पता चलती है तो हम जाते हैं रूल 31 में। लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग कहा गया कि अगर रूल 27, 28, 29 तीनों ही फेल हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट रूल 31 में आ सकते हैं इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो पहले आपको रूल 30 में ही जाना होगा, और अगर रूल 30 में गुड्स की वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रही है तो उसके बाद ही आप रूल 31 अडॉप्ट कर पाएंगे। तो रीजनेबल मींस जो भी सिचुएशन होगी, जो भी फैक्ट्स होंगे, उनके अकॉर्डिंगली जो भी रीजनेबल प्राइस कैलकुलेट किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाए। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे रूल 27, और रूल 27 में बेसिकली आपको तीन तरह के ऑप्शन दिए गए, ओपन मार्केट वैल्यू, उसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, एंड थर्ड बताया गया कि लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स या सर्विसेज की जो वैल्यू होगी वो आप अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई बना सकते हैं। और लास्ट में बताया गया अगर तीनों ही ऑप्शन के तहत आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पाती है तो आप रूल 30 और 31 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रूल 28। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं रूल 27 के अंदर, where a new phone is supplied for 20,000 rupees along with the exchange of an old phone, and if the price of new phone without exchange is 24,000, for the open market value of the new phone is 24,000। तो जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था लैपटॉप का, सेम एग्जांपल यहाँ पर मोबाइल के रिगार्डिंग दिया गया है कि अगर आप न्यू मोबाइल सेल करते हैं और उसके बदले में आप 20,000 रुपए लेते हैं, साथ ही ओल्ड मोबाइल रिसीव कर रहे हैं, और सेम न्यू मोबाइल अगर आप किसी दूसरे कस्टमर को सेल करते तो 24,000 में करते, तो ऐसे में कहा गया कि इस केस में भी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी 24,000 रुपीज। वेयर ए लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर 40,000 रुपीज अलोंग विद द बार्टर ऑफ ए प्रिंटर that is manufactured by the recipient and the value of the printer known at the time of supply is 4,000 rupees, but the open market value of the laptop is not known, the value of supply of the laptop is 44,000 rupees। तो जहां पर लैपटॉप की वैल्यू आपको नहीं पता है तो ऐसे में जो नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन आप रिसीव कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आप ले सकते हैं एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक बात का ध्यान रखना है, आपको जो सीक्वेंस है सेम रखनी है, दैट मींस पहले आप ओपन मार्केट वैल्यू पता करेंगे, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ही आप नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन की फेयर मार्केट वैल्यू ले पाएंगे, और उसके बाद अगर मान लीजिए नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन की फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, उसके बाद ही आप ऑप्शन सी के तहत सिमिलर गुड्स की, सिमिलर क्वालिटी की जो है आप वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद बात की गई रूल 28 की। रूल 28 में कहा गया कि जहां पर रिलेटेड पर्संस के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल 28। तो पहले हम बात करते हैं किस तरह आप वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि रिलेटेड पर्सन में किस किस व्यक्ति को कवर किया गया है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन as specified in subsection 4, subsection 5 of section 22, or where the supplier and recipients are related other than where the supply is made through an agent। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी एजेंट के जरिए सप्लाई हो रही है तो वो रूल 28 में नहीं आएगी, उसके लिए रूल 29 प्रिस्क्राइब किया गया है। एजेंट को भी एक रिलेटेड पर्सन के दायरे में रखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है एजेंट भले ही रिलेटेड पर्सन के दायरे में आता है लेकिन उसको रूल 29 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी। तो यहाँ पर
दो बातें कही गई कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है और रिलेटेड पर्सन है तो रूल 28 अप्लाई होगा। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब है, मान लीजिए मैं जो हूं हरियाणा स्टेट में भी रजिस्टर्ड हूं जीएसटी लॉ के अंदर, और लेट से महाराष्ट्र स्टेट में भी जो है मैं रजिस्टर्ड हूं एज ए जीएसटी पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहां पर सेम पेन पर मैं दो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर रजिस्टर हूं, और हरियाणा स्टेट से अपनी यूनिट से मैं दूसरी महाराष्ट्र स्टेट की जो यूनिट है वहां पर अगर कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता हूं, तो ऐसे में मेरी ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएंगी। जैसा कि आपको पता है जीएसटी लॉ के तहत जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। जिस भी स्टेट से आप अपनी जो गुड्स की सर्विसेज की सप्लाई करते हैं वहां पर आपको अपने आप को जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड कराना होता है। तो ऐसे में मान लीजिए मैं हरियाणा स्टेट में भी रजिस्टर्ड हूँ, महाराष्ट्र स्टेट में भी रजिस्टर्ड हूँ, और अपनी हरियाणा स्टेट यूनिट से महाराष्ट्र स्टेट यूनिट को अगर मैं कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता हूं तो ये सप्लाई मानी जाएगी बिटवीन दी डिस्टिंक्ट पर्सन। ये दोनों ही यूनिट्स क्या मानी जाएंगी, डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएंगी। तो अगर ऐसी मैं कोई सप्लाई कर रहा हूं, या फिर मान लीजिए मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी को कोई गुड्स सेल करते हैं, कोई सर्विसेज सेल करते हैं, और मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है वो रिलेटेड पर्सन है। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 15 में दी गई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर रिलेटेड पर्सन है तो ऐसे में रूल 28 के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी होगी। और यहां पर बताया गया है सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। तो दैट मींस अगर डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में कोई सप्लाई करते हैं या फिर रिलेटेड पर्सन आपस में कोई सप्लाई करते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ली जाएगी। तो सेम वे में मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए मिस्टर बी को एक लैपटॉप सेल करते हैं, और मिस्टर बी जो है वो रिलेटेड पर्सन है। तो ऐसे में कहा गया इस लैपटॉप की जो ओपन मार्केट वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ मिस्टर ए, और अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में सिमिलर गुड्स और सिमिलर क्वालिटी के साथ जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई आप जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। सेम तरह का और कोई लैपटॉप अगर मान लीजिए सेल किया जाता तो वो कितने रुपए में सेल किया जाता, वो वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई ली जा सकती है। यहां पर आप देखेंगे नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन की बात नहीं की गई है। रीजन बीइंग नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन के लिए रूल 27 ही एप्लीकेबल होगा। यहां पर जो है सिर्फ उस कंसीडरेशन की बात होगी जो मॉनेटरी कंसीडरेशन है। If the open market value is not available, the value of supply of goods or services of like kind and quality, तो सिमिलर तरह की और कोई गुड्स, सिमिलर क्वालिटी की और कोई गुड्स की जो वैल्यू है वो आप ले सकते हैं एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर मान लीजिए ए और बी दोनों ही ऑप्शन के तहत आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगेन यहां पर वही बात की गई रूल 30 और 31 के अकॉर्डिंग आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक और रिलैक्सेशन दी गई है, बेसिकली प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रेसिपिएंट is eligible for full input tax credit, that is 100%, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of goods or services। अगर मान लीजिए जो सप्लाई की जा रही है लेट से मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए के द्वारा मिस्टर बी को कोई गुड्स की सप्लाई की जा रही है लेट से लैपटॉप, और मिस्टर बी जो है इस लैपटॉप पर जितना भी जीएसटी होगा उसका 100% फुल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे में कहा गया जो इनवॉइस वैल्यू होगी, इनवॉइस वैल्यू होगी वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। लेट से इस लैपटॉप की रियल वैल्यू है 40,000, लेकिन मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर बी को 10,000 रुपीज गुड्स में वैल्यू में जो है ये गुड्स सेल करते हैं, प्लस 18% का जीएसटी चार्ज करते हैं
11,800 रुपीज, टोटल कंसिडरेशन 11,800 रुपीज। तो ऐसे में कहा गया हम 11,800 रुपीज को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो इसमें एक सवाल आता है, क्या यहाँ पर टैक्स की चोरी की जा रही है? द आंसर इज नो। जैसा कि यहाँ पर मिस्टर ए 1,800 रुपीज का जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो मिस्टर बी को भी 1,800 रुपीज का ही आईटीसी मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि 100% फुल आईटीसी मिस्टर बी को क्लेम मिलेगा, तभी जो है इनवॉइस वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। अब मान लीजिए मिस्टर बी के लिए लेट से किसी भी वजह से ये जो क्रेडिट है ये सेक्शन 17 में ब्लॉक क्रेडिट है। तो आपने पढ़ा होगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट्स है, जहां पर काफी सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट्स को जो है अलाउ नहीं किया जाता। तो मान लीजिए ये जो क्रेडिट है ये 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट है, तो ऐसे में यहां पर इनवॉइस वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। रीजन बीइंग, साफ साफ कहा गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर 100% फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर मान लीजिए मिस्टर बी जो है वो एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हैं, 100% एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, तो भी ऐसे में जो है यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, वो एलिजिबल होना चाहिए फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। अगर किसी भी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट बायर को नहीं मिल रहा है या फिर पार्टली इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है, दोनों ही सिचुएशन में इनवॉइस वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। उस केस में हम ओपन मार्केट वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स और क्वालिटी को जो है वो जो है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। और अगर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं होती है तो रूल 30 और रूल 31 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। ये सिर्फ वहीं पर कहा गया है जहां बायर को फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा एक और बात कही गई, प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रेसिपिएंट, the value shall be at the option of the supplier, at the option of the supplier be an amount equivalent to 90% of the price charged for supply of goods like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person। तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया है कि अगर मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर ए मिस्टर बी को कुछ गुड्स सेल करते हैं और ये दोनों ही रिलेटेड पर्सन है, और मान लीजिए मिस्टर बी इन्हीं गुड्स को मिस्टर सी को सेल करने वाले हैं। यहाँ पर मिस्टर बी के द्वारा जो है ये जो गुड्स है ये सेल की जाने वाली है, और यहाँ पर ये जो बी और मिस्टर सी है ये नॉट रिलेटेड पर्सन है। मिस्टर बी और मिस्टर सी जो है वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। तो ऐसे में कहा गया कि मिस्टर बी मिस्टर सी से जो भी प्राइस चार्ज करेंगे, लेट से 1 लाख रुपीस जो है प्राइस चार्ज किया जाएगा उन्हीं गुड्स का, तो ऐसे में कहा गया मिस्टर ए क्या कर सकते हैं, 1 लाख का 90% दैट इज 90,000 रुपीज जो है वो वैल्यू ऑफ गुड्स ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच। जैसी गुड्स मिस्टर ए के द्वारा मिस्टर बी को दी जाएंगी वैसी ही गुड्स मिस्टर बी मिस्टर सी को सेल करेंगे। बाय द रेसिपिएंट द वैल्यू शैल एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर बी एन अमाउंट इक्वल टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू हिज कस्टमर। तो रेसिपिएंट के द्वारा जो अपने कस्टमर से जो अमाउंट चार्ज की जाएगी उसका 90% सप्लायर जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकता है। और ये जो रेसिपिएंट है और जो रेसिपिएंट का कस्टमर है ये नॉट बीइंग ए रिलेटेड पर्सन, ये आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। अगर ये रिलेटेड पर्सन है तो ये प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा। अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंगली ही वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी है। तो ये बेसिकली बताया गया है रूल 28 के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें रिलेटेड पर्सन कौन है,
तो रिलेटेड पर्सन के रिगार्डिंग सेक्शन 15 में एक्सप्लेनेशन दी गई है, पर्सन shall be deemed to be related person if such persons are officers or directors of one another's business। तो मान लीजिए मिस्टर ए का कोई बिजनेस है और मिस्टर बी का कोई बिजनेस है। मिस्टर ए के बिजनेस में मिस्टर बी जो है वो ऑफिसर है या फिर डायरेक्टर है, और मिस्टर बी के बिजनेस में जो मिस्टर ए है वो ऑफिसर है या फिर डायरेक्टर है। तो ऐसे में इन दोनों ही व्यक्तियों के बीच में अगर कोई गुड्स की सर्विसेज की सप्लाई होगी, वो सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्संस मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली रूल 28 जो है वो एप्लीकेबल होगा। सेकंड बताया गया, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन द बिजनेस। तो अगर मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, और इन दोनों, ये जो दोनों है वो पार्टनर्स हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो ऐसे में ये दोनों क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे, और इनके बीच में कोई भी सप्लाई होगी वो रूल 28 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी। सच पर्संस आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है और उनके बीच में कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होती है, तो ऐसे में वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्संस। फोर्थ बताया गया, एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स, होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। तो मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और एक कंपनी है डीईएफ लिमिटेड, और यहां पर मान लीजिए कोई XYZ पर्सन है जिनके पास दोनों ही कंपनी के 25% या उससे ज्यादा जो है वोटिंग पावर्स है, वोटिंग स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं। तो ऐसे में ये दोनों ही कंपनीज अगर आपस में कोई सप्लाई करेगी तो वो सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस मानी जाएगी। एनी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। तो XYZ लिमिटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन करती है, कंट्रोल करती है, होल्ड करती है 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर। तो ऐसे में ये दोनों ही क्या मानी जाएंगी, रिलेटेड पर्सन मानी जाएंगी। उसके बाद बताया गया, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स अदर्स। तो मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है और डीईएफ लिमिटेड है, तो अगर एबीसी लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड को कंट्रोल करती है और सिमिलर वे में डीईएफ लिमिटेड एबीसी लिमिटेड को कंट्रोल करती है, तो दोनों ही क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्संस माने जाएंगे। ये जो कंट्रोल है डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ए थर्ड पर्सन। तो मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है और डीईएफ लिमिटेड है, ये दोनों ही किसी थर्ड XYZ जो लिमिटेड है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में ये दोनों भी आपस में क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अगर सेम फैमिली मेंबर है तो भी ऐसे में वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। फैमिली के अंदर बताया गया कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स के जो स्पाउस, जो वाइफ होंगी वो, और जो उनके बच्चे होंगे सन डॉटर, वो क्या माने जाएंगे, फैमिली मेंबर। और मिस्टर एक्स के जो ब्रदर सिस्टर होंगे और जो मिस्टर एक्स के पेरेंट्स होंगे और ग्रांड पेरेंट्स होंगे, तो ये क्या मानी जाएगी, फैमिली मानी जाएगी। और ये आपस में अगर कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करेंगे तो वो सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन मानी जाएगी। एक बात का ध्यान रखें, फैमिली मेंबर में वाइफ और सन डॉटर जो है वो डिपेंडेंट होने जरूरी नहीं है, जबकि ब्रदर और सिस्टर, पेरेंट्स और ग्रांड पेरेंट्स डिपेंडेंट होने जरूरी है। अगर ग्रांड पेरेंट, पेरेंट, ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट नहीं है और ऐसे में आप उनके साथ कोई गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, तो वो रिलेटेड पर्संस के बीच में सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगर पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट है और उसके साथ आप गुड्स की सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली रूल 28 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी। The term persons also includes legal persons. So legal persons means
मैंने आपको बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म्स है, वो क्या है, लीगल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो लीगल पर्सन है। Persons who are associated in the business of one another, in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire, however described of the other shall be deemed to be related। तो अगर आपके केस में कोई सोल सेलिंग एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो भी क्या माना जाएगा, आपका रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। और एजेंट के केस में हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूटर के केस में जो है रूल 29 के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी। तो ये आपको रिलेटेड पर्संस बताए गए हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल 28। उसके बाद रूल 29 जिसमें कहा गया वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। तो जहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है, जो सप्लाई की जा रही है वो एक एजेंट के जरिए की जा रही है, तो ऐसे में रूल 29 आप जो है अप्लाई करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, मिस्टर ए है वो मिस्टर बी को कुछ गुड्स सप्लाई करते हैं और मिस्टर बी जो है एक एजेंट की कैपेसिटी में है, लेकिन मिस्टर बी जो गुड्स सेल करते हैं कस्टमर को, वो जो इनवॉइसिंग करेंगे वो मिस्टर बी अपने नाम से करेंगे, तभी रूल 29 एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे में अगर जो एजेंट है वो अपने नाम से इनवॉइस जनरेट करेगा टू दी कस्टमर, तो रूल 29 एप्लीकेबल होगा। ऐसे में मिस्टर ए मिस्टर बी को जो गुड्स की सप्लाई करेंगे, सर्विसेज की सप्लाई करेंगे, उन सप्लाईज की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू रूल 29 डिटरमाइन की जाएगी। The value of supply of goods between the principal and his agent shall be the open market value of goods being supplied, or at the option of supplier 90% of the price charged for supply of goods like kind and quality by the recipient to his customer, not being a related person, where the goods are intended for further supply by the said recipient। तो पहले बताया गया ओपन मार्केट वैल्यू, जो ओपन मार्केट वैल्यू होगी वो जो है सप्लायर वैल्यू ऑफ गुड्स जो है डिटरमाइन करेगा और उस पर जीएसटी चार्ज करेगा। और अगर मान लीजिए जो सप्लायर है उसको एक और ऑप्शन दिया गया कि जो एजेंट है वो अपने कस्टमर को लेट से 100 रुपीज की वो गुड्स सेल करने वाला है, तो ऐसे में सप्लायर जो है अपने हैंड में 90% वैल्यू, दैट इज 90 रुपीज जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकता है। Where the value of supply is not determinable under clause A, the same shall be determined according to the rule 30 and 31। तो रेजिडरी क्लोज दिया गया है, अगर रूल 29 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई पता नहीं लग रही है तो ऐसे में आप रूल 30 और रूल 31 अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल यहां पर दिया गया है, ए प्रिंसिपल सप्लाइज ग्राउंड नट to his agent and this agent is supplying groundnuts of like kind and quality in the subsequent supplies at a price of 5000 रुपीज पर क्विंटल। तो 5000 रुपए पर क्विंटल जो है एजेंट के द्वारा अपने कस्टमर को सेल किया जाता है। अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर इज सप्लाइंग ग्राउंडनट ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू बी द सेड एजेंट एट द प्राइस ऑफ 4500। और जो कोई दूसरा जो सप्लायर है वो 4500 रुपए में इन गुड्स की जो है सप्लाई कर रहा है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय द प्रिंसिपल शैल बी 4550 रुपीज। तो यहाँ पर 4550 रुपीज जो है ओपन मार्केट वैल्यू है पर क्विंटल, और वेयर ही एक्सरसाइज द ऑप्शन द वैल्यू शैल बी 90% ऑफ 5000 दैट इज 4500 रुपीज पर क्विंटल। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि जब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी तब आप 90% ऑफ द वैल्यू चार्ज्ड बाय द एजेंट फ्रॉम हिज कस्टमर ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है, अगर आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू है आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है उसके बाद भी आप जो है 90% ऑफ द वैल्यू चार्ज्ड बाय द एजेंट वो भी ले सकते हैं। तो जनरली अगर मैं समराइज करूं तो ओपन मार्केट वैल्यू एंड 90% ऑफ द वैल्यू चार्ज्ड बाय द एजेंट, इन दोनों में से जनरली जो भी लोअर होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई जनरली सप्लायर के द्वारा ली जाती है। लेकिन दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है, आप ओपन मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं चाहे तो, या फिर 90% ऑफ द
वैल्यू चार्ज बाय द एजेंट फ्रॉम हिज कस्टमर फॉर द लाइकवाइज क्वालिटी लाइकवाइज जो है गुड्स। तो ये बेसिकली रूल्स प्रोविजंस दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हैं। रूल 27 में बात की गई है जहां पर नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन इन्वॉल्व है। रूल 28 में बात की गई है जहां पर रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व है। रूल 29 में बात की गई है जहां पर एजेंट के जरिए सप्लाई की जा रही है। रूल 30 में बात की गई है अगर आप रूल 27, 28, 29 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, उसका जो है 110% आप क्या ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकते हैं। रूल 31 में बात की गई है अगर आप किसी भी वजह से रूल 30 में भी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आप रीजनेबल प्राइस जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं और उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई बना सकते हैं।